भी मंगोलपुरी में दिन दहाड़े कुछ गुंडा तत्वों ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर आक्रमण किया, उन पर हमला किया, उनको डैमेज। पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो निर्दोष हैं, जो मासूम हैं, जो कम शक्ति वाले हैं, जिनकी कहीं समाज में रसूख नहीं है, जिनकी पॉलिटिशियंस से कोई जान पहचान नहीं है। मजिस्ट्रेट आंख बंद करके जांच अधिकारी की एप्लीकेशन को मंजूर करते हैं और गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजने का काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वे बनाए ही इसलिए गए हैं कि लोगों को उसे सताया जाए और कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर होने का कार्य करते हैं, दबाव डालने का कार्य करते हैं। और हमने देखा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में अक्सर समझौते पर कार्रवाई जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम कानून के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जो कि देश की जनता के लिए न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को तय करता है। जी हाँ साथियों, जांच अधिकारी की शक्ति। पुलिस विभाग में जो जांच अधिकारी होता है, किसी भी केस में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तब उसके बाद वह एफआईआर और उसके तथ्य उस एक जांच अधिकारी को सौंप दिए जाते हैं ताकि वह उस केस की जांच करे, उसमें सबूत इकट्ठे करे और उन सबूतों का एक पुलंदा बनाकर वह कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट उन सबूतों के आधार पर मुलजिम को सजा देने का काम करे। तो साथियों, यह शक्ति कब और कैसे प्रयोग में लाई जाती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जांच अधिकारी की यह शक्तियां सीआरपीसी की धारा 154 से लेकर 176 तक वर्णित हैं। साथियों, 154 से लेकर 176 तक जब हम इन धाराओं को पढ़ेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हम यह भी समझ सकेंगे कि आईओ यानी कि जांच अधिकारी किस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जिसकी वजह से आज जनता में पुलिस के खिलाफ एक असंतोष व्याप्त है और जनता आज न्याय के लिए त्राहिमाम करती नजर आ रही है। जब जांच अधिकारी की जांच में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं या वह भ्रष्ट तरीके से उस केस की जांच करता है, तब न्यायालय भी न्याय न देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो साथियों, हमने अक्सर देखा है कि आईओ यानी कि जांच अधिकारी की जो शक्तियां धारा 154 से लेकर धारा 176 सीआरपीसी में वर्णित हैं, वो इस प्रकार की हैं कि कोई भी न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। यानी कि जब उस जांच अधिकारी के हाथ में केस आता है, वह एफआईआर आ जाती है, तब उसकी उस जांच में कोई भी कोर्ट किसी भी स्तर पर कोई किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती है, सिवाय इस बात के कि वह उस जांच को रेगुलेट करे, समय समय पर उसको देखे, ताकि वह जो जांच है वह सही दिशा में चल सके। लेकिन साथियों, यदि मैं बात करूं कि आईओ किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, किस अपराध में एफआईआर दर्ज करता है, किन लोगों को वह मुलजिम बनाता है और किन लोगों को वह मुलजिम बनाकर कोर्ट के समक्ष जेल भेजने के लिए प्रस्तुत कर देता है, इसमें आईओ यानी जांच अधिकारी की बड़ी भारी मनमानी हमने अक्सर व्यवहारिक रूप में देखी है। हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, उन मामलों में तो आईओ और कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता महिला की इतनी ज़्यादा अधिक चलती है कि आईओ कई बार हमने महिलाओं के द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने पर या महिला शिकायतकर्ता के थाने में जाने पर और भ्रष्ट तरीके से आईओ के द्वारा उस तरीके से बयान दर्ज कर लेने पर उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम आईओ बड़े ही भ्रष्ट तरीके से करता है, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था चरमराने लगती है और जनता में न्यायिक व्यवस्था के प्रति असंतोष जाहिर होने लगता है। साथियों, जो प्रक्रिया भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में दर्ज है, उसमें कहीं भी यह नहीं है कि आईओ यानी जांच अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से वह जांच प्रक्रिया को करेगा या वह
किसी से पैसे या रिश्वत लेकर वह अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, या किसी के बयान तब लेगा जब उसकी मर्जी होगी या जब उसको रिश्वत दी जाएगी। लेकिन साथियों, अक्सर व्यवहारिक तौर पर हमने देखा है कि जांच अधिकारी सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के कई मायने हैं। पहला मायना तो यह है कि एफआईआर दर्ज होते ही उस थाने की अपराध संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अपराध दर्ज होते ही जांच अधिकारियों के ऊपर, यानी थाना के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वे उस अपराध की जांच को अंतिम सिरे तक पहुंचाएं। तो साथियों, जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत सारा काम करने का भार आ जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करते या एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कि मुलजिमों के द्वारा जब पुलिस की जेब गर्म कर दी जाती है तब भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। हमने यह भी देखा है कि बड़े बड़े रसूख वाले या राजनीतिज्ञों के जब मामले आते हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। साथियों, हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून एक ऐसे नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है जिसमें कि आईओ को स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई भी आईओ निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई करे तो इस देश की जनता को न्याय अवश्य मिल सकता है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है और मैं यह कहूँगा कि 99% मामलों में जांच अधिकारी की जांच बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण होती है। और अक्सर कोर्ट अपने निर्णयों में यह लिख भी देते हैं कि जांच अधिकारी के द्वारा सबूत ना पेश किए जाने या पर्याप्त सबूत पेश ना किए जाने की वजह से जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि सबसे अधिक महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें अक्सर महिलाएं बहुत ज़्यादा मनमानी करती हैं और जो जांच अधिकारी है वह उन महिलाओं से मिलकर साठगांठ करके निर्दोष व्यक्तियों को अक्सर जेल भेजने का कार्य करते हैं, दबाव डालने का कार्य करते हैं। और हमने देखा है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में अक्सर समझौते पर कार्रवाई खत्म होती है, कभी भी उसमें सज़ा अधिकतर नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वे बनाए ही इसलिए गए हैं कि लोगों को उसे सताया जाए और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मजबूर किया जा सके। साथियों, उसमें जो न्याय है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई सख्त कानून या प्रक्रिया भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है, जिससे कि आईओ या जांच अधिकारी की जो जांच है उसको रेगुलेट किया जा सके। साथियों, सबसे पहले जब आईओ या जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, तो वह एमएम यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर भीतर आईओ को एमएम के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होता है। और साथियों, जब ये पेशी की जाती है तो इसका क्या कारण है, क्यों पेश किया जाता है? साथियों, जब आईओ या जांच अधिकारी कभी भी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो वह एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को देता है कि वह इसकी जुडिशियल कस्टडी मांगता है। दो तरह की कस्टडी होती है साथियों, एक जुडिशियल कस्टडी होती है और एक पुलिस कस्टडी होती है, पीसी और जेसी। आप कभी भी कोर्ट में जाएं और कभी भी ऐसा मामला हो तो आप ये दो शब्द आईओ या जज के मुंह से सुनेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि पीसी का मतलब क्या है और जेसी का मतलब क्या है। तो साथियों, वह अक्सर पहले पीसी की डिमांड करता है कि उसे जांच करने के लिए या सबूतों को इकट्ठा करने के लिए उस व्यक्ति की पीसी चाहिए, यानी पुलिस कस्टडी चाहिए। यदि वह पुलिस कस्टडी 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की मांगता है और मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पर कितने दिन की कस्टडी मंजूर करता है, यह मजिस्ट्रेट के हाथ की बात है। लेकिन साथियों, मजिस्ट्रेट क्या देखता है, कब वह पुलिस कस्टडी ग्रांट करता है, मंजूर करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, यह मजिस्ट्रेट का स्वविवेक का अधिकार है।
यह जो विवेक का अधिकार है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको अपना दिमाग इसमें अप्लाई करना होता है, अपना माइंड लगाकर तथ्यों की जांच करके, और जो आईओ की एप्लीकेशन है उस पर नज़र डालकर यह देखना होता है कि क्या वास्तव में जांच अधिकारी को सबूतों को इकट्ठा करने के लिए उस मुजरिम की पुलिस कस्टडी चाहिए, या उसको दबाव बनाने के लिए या उसको प्रताड़ित करने के लिए आईओ केवल औपचारिकता के लिए पुलिस कस्टडी मांग रहा है। तो साथियों, इसके बाद होती है जेसी, यानी कि जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जेल भेजने के लिए जांच अधिकारी का प्रार्थना पत्र। साथियों, उस पर भी जो मजिस्ट्रेट है उसको यह देखना होता है कि क्या जांच अधिकारी की जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, कि वह 14 दिन की जुडिशियल रिमांड मांगता है, यानी कि उसको 14 दिन के लिए जेल भेजना है। और साथियों, जब तक कि आईओ यानी जांच अधिकारी अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर देता है, तब तक 14-14 दिन करके उस व्यक्ति को, उस गिरफ्तार व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। साथियों, 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी आईओ मांगता है उसमें मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जांच अधिकारी ने वे कौन से आधार प्रस्तुत किए हैं या वे कौन से सबूत प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि वह जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसने प्रथम दृष्टि में वह अपराध किया है, पहली बात। और दूसरी बात, मजिस्ट्रेट को यह लगना चाहिए कि अंततः यदि यह ट्रायल चलेगा, यह केस चलेगा, तो इस मुजरिम को अधिकतर चांस यह है कि इसको सजा ही होगी। इन दो आधारों पर मजिस्ट्रेट किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजने का कार्य करता है। लेकिन साथियों, यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि पर्याप्त सबूत जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किए हैं, या उसे यह लगता है कि अंततः इस केस में पुलिस को सफलता नहीं मिलेगी और उस अपराधी को इसमें सजा होने के कोई अवसर नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसको जमानत पर छोड़ सकता है या उसी वक्त उसका केस खत्म भी कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। साथियों, यह मजिस्ट्रेट की पावर है, मजिस्ट्रेट का अधिकार है। लेकिन साथियों, अक्सर हमने देखा है 99.9% केसों में हम यह देखते हैं कि मजिस्ट्रेट आंख बंद करके जांच अधिकारी की एप्लीकेशन को मंजूर करते हैं और गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजने का काम करते हैं। वे कभी भी जो वकीलों के द्वारा जरह की जाती है उस पर कभी भी ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं, ज़्यादा देखभाल नहीं करते हैं, जब तक कि कोई ऐसा वकील वहाँ पेश ना हो जिसका बहुत नाम हो, या जजों के साथ उसकी साठ गांठ हमने जैसा कि देखा है, अक्सर हमने देखा है कि कई वकीलों की उठक बैठक ऐसे जजों के साथ में होती है, तो उस गरिमा के अंतर्गत वह उस वकील को सुनने का काम करते हैं। आमतौर पर जो साधारण वकील होते हैं वे कितनी भी अच्छी बहस करें, कितनी भी अच्छे तरह से तथ्यों को रखें, लेकिन उनकी अर्जी पर अक्सर मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं करते हैं और प्रथम दृष्टि में थोड़ा सा दृष्टिपात करते ही फॉर्मेलिटीज़ को चेक करने के बाद वे व्यक्ति को जेल भेज देते हैं। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि जहां कानून का यह सिद्धांत है कि भले ही 100 दोषी व्यक्तियों को सजा ना मिल सके, लेकिन किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को बिना बात के जेल नहीं जाना पड़े, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, यह कानून का सिद्धांत है। क्या जज या न्यायाधिकारी इस कानून के सिद्धांत का पालन करते हैं? क्या कभी इस बात पर गौर करते हैं? साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा था कि जस्टिस ट्रांसेंड्स ऑल द बैरियर्स ऑफ लॉ, रूल्स, टेक्निकलिटीज एंड प्रोसीजर्स। साथियों, जो न्याय है वह कानून, नियम और प्रक्रिया या कोई तकनीक, इन सभी की दीवारों को लांघता है। इन सबको लांघ कर भी वह व्यक्ति को न्याय देने का काम करता है। यह न्याय की भावना है। साथियों, हम अक्सर यह देखते हैं कि आजकल व्यवहारिक तौर पर इस भावना का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है और जजेस और जांच अधिकारी अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक गरिमा को कुचलते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। साथियों, यह तो वह मामले हैं जिसमें कि एमएम ट्रायल होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के यहाँ पर केस चलता है। लेकिन साथियों, कुछ केस ऐसे हैं जो कि गंभीर अपराधों से संबंधित होते हैं, जहां पर कि जिसे कहते हैं कि सेशन ट्रायल होगा, यानी कि सेशन कोर्ट में वह केस चलेगा, जैसे कि 302, 307, 308, 392 इत्यादि के मुकदमे, जो कि गंभीर अपराधों से संबंधित मुकदमे होते हैं। साथियों, वहां पर तो एमएम को यानी मजिस्ट्रेट को
कभी भी आप यह देखेंगे ही नहीं कि वह तथ्यों की कभी जांच भी कर रहा है, कभी सबूतों की जांच भी कर रहा है। वह सिर्फ एक ही बात कहता है कि वकील साहब यह सेशन ट्रायल है, मैं तो यहाँ बेल ग्रांट कर ही नहीं सकता। साथियों, सिर्फ बेल ग्रांट करने की बात नहीं होती है। साथियों, एमएम के पास उस समय यह पावर होती है, यह शक्ति होती है कि वह जांच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच करके यह देखे कि इसमें अंततः क्या अपराधी को या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सजा होगी या नहीं होगी। क्या प्रथम दृष्टि में वह अपराधी साबित होता है या नहीं होता है। क्या जांच अधिकारी ने व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, पर्याप्त आधारों पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथियों, यदि यह इस तरह से मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि वह उसी समय उस व्यक्ति को छोड़ दे और उस केस से उसको डिस्चार्ज कर दे। साथियों, हमने अक्सर देखा है कि पुलिस कभी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि या तो पुलिस अपराधियों से डरती है, उनसे भय खाती है, या उनकी रसूख बहुत ऊंची होती है, या वे किन्हीं पॉलिटिशियंस के संपर्क में होते हैं, या वे बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ावा पुलिस को चढ़ा देते हैं। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो निर्दोष हैं, जो मासूम हैं, जो कम शक्ति वाले हैं, जिनकी कहीं समाज में रसूख नहीं है, जिनकी पॉलिटिशियन से कोई जान पहचान नहीं है। साथियों, मैंने पुलिस का अक्सर यह व्यवहार और अत्याचार देखा है, और यह व्यवहार और अत्याचार मासूम जनता के ऊपर होता है। मासूम जनता के ऊपर यह अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि जनता को कानून के बारे में पता नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। वह पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहते हुए या किसी सवाल को करते हुए वह बहुत ही संकोच करती है या बहुत ही घबराती है। तो जनता को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए, और वह पुलिस से किसी भी प्रश्न को पूछने में कभी हिचके नहीं, कभी डरे नहीं। तभी पुलिस व्यवस्था पर जनता का नियंत्रण स्थापित हो सकता है। साथियों, जब तक कि पुलिस व्यवस्था पर जनता का नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, पुलिस अधिकारी इसी तरह से भ्रष्ट तरीके से या किसी के दबाव में या किसी के साथ साठ-गांठ से केसों की जांच करेंगे, और वे इसी तरीके से निर्दोष व्यक्तियों को तो जेल में भेजने का कार्य करेंगे, लेकिन अपराधियों को वे अक्सर जेल से बाहर रखेंगे ताकि वे अपराधों को अंजाम दे सकें, और आम जनता इसी तरह से उनसे भय खाती रहे, त्राहिमाम करती रहे। साथियों, अभी मंगोलपुरी में दिन दहाड़े कुछ गुंडा तत्वों ने 20-25 लड़कों ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर आक्रमण किया, उन पर हमला किया, उनको डैमेज किया, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी सख्त कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। साथियों, इन लोगों की आज इतने बड़े टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी इतनी हिम्मत है, आज जगह जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उसके बावजूद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। ये इसीलिए हिम्मत बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस को तो वो अपनी जेब में रखते हैं। साथियों, हमारी एनबी न्यूज़ 24x7 की यह मुहिम पुलिस के खिलाफ नहीं है, बल्कि पुलिस को नैतिकतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए, जनता का नियंत्रण स्थापित करने के लिए है। साथियों, हमारा यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों के साथ है, जनता के अधिकारों के लिए है। और साथियों, यदि आपने हमारा यह चैनल एनबी न्यूज़ 24x7 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह से कानून की विभिन्न और व्यवहारिक जानकारियां हम आपको देते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक